एक ये इम्पोर्टेंट सेक्शन आप बोल सकते हैं पीवाईक्यू को, कि आपको ना अगर माइंड में पहले हम तैयारी करने से पहले जो नए स्टूडेंट अगर वो एक बार देख लेंगे कि पीवाईक्यू ये है, तो उनके माइंड सेट हो जाएगा कि हमें ना ये सेक्शन ज्यादा करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमें स्टडी करने पड़ेंगे, तो उससे उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। सर पहली बार तो मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि 3 अटेम्प्ट मैं दे चुकी थी और नेट भी नहीं हो रहा था। और सडनली मैंने जैसे ही देखा जेआरएफ क्वालिफाइड, मेरी मम्मी मेरे साथ थी उस टाइम पे, और मेरी दादी जी बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि मैं गांव की रहने वाली और हमारे पूरे परिवार में गवर्नमेंट जॉब अभी तक नहीं है। सर मैंने फाइनल आंसर की नहीं चेक की, पहले वाली आंसर की में ही किया था सर मैंने अपना। सर मेरे पेपर 1 में 40 क्वेश्चन ठीक थे एग्जैक्ट, और पेपर 2 में मेरे 63 सर हिस्ट्री में। 103 क्वेश्चंस आपके ओवरऑल ठीक थे। जी, स्वागत है आप सभी का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूजीसी नेट हिस्ट्री में ही नहीं, यूजीसी नेट एग्जाम में हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं, और हर साल हर एक बच्चे का ये ड्रीम होता है कि वह जेआरएफ क्वालिफाई करे और अपनी पीएचडी या फिर एकेडमिक लाइन में आगे जाकर के अच्छी जॉब, अच्छा कैरियर वह चूज कर सके। तो हमारे देश की जो बेटियां हैं इसमें कम नहीं है, बहुत आगे जा रही हैं। तो आज मुझे बेहद खुशी हो रही है आपको एक ऐसी ही स्टूडेंट के साथ मिलाते हुए जिन्होंने 4th अटेम्प्ट में 99.87 परसेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। और आज हम जानेंगे कि उन्होंने इस जर्नी में किस तरह की बुक्स को पढ़ा था, क्या उनकी स्ट्रेटजी थी, किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को प्लान किया था। एक एक करके हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सुभद्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और आपको आपकी इस ग्रैंड सक्सेस पर बहुत बहुत बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। अपने बारे में कुछ बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप कहाँ से हो। सर मैं हरियाणा में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव खेड़ी दमकम के रहने वाली हूँ, और मेरी स्कूलिंग भी गांव से ही हुई है। मैंने 12th भी गांव से पास आउट किया है। उसके बाद मैंने बीपीएस महिला विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और एमडीयू से मैंने फिर एमए अपनी की है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद सर मैंने एमबी की है, और साथ में मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से यूजीसी नेट की परीक्षा दी, और अभी मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही हूँ। ठीक है बेटा, आपका यूजीसी नेट के लिए ये कौन सा प्रयास था। सर ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था, 4th अटेम्प्ट था, ठीक है, तो चौथा प्रयास पहले था। जो 3 प्रयास थे वो किस तरह रहे, उनसे आपने क्या सीखा, क्या उनमें से आपको कुछ सफलता मिली। सर सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उनसे सीखने को काफी कुछ मिला मुझे, क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने सोचा कि साथ में मैं नेट की परीक्षा भी दूं। लेकिन मैंने बिना ही तैयारी के काफी कुछ गलतियां करी थी स्टार्टिंग में, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाई। 4th अटेम्प्ट में मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करी, क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है सर यूपीएससी के लिए। तो अब मैं इसको काफी नॉलेज होगी थी हिस्ट्री की मुझे, तो अभी मैंने जो गलतियां स्टार्टिंग में की वो नहीं दोहराई इसमें। पीवाईक्यू पे जैसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था मैंने, ऐसे ही मैंने अटेम्प्ट दे दिया फर्स्ट, तो बिना शेड्यूल जाने एग्जाम कैसा है, कैसा इसका नेचर है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो गलतियां मैंने की स्टार्टिंग में। ओके बेटा, ये तो हम जानेंगे कि आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी नए एस्पिरेंट के लिए जो भी एग्जाम में आना चाहता है। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने काफी मेहनत की है, 4th अटेम्प्ट में जाकर आपका जेआरएफ हुआ। जब जेआरएफ के बारे में पता चला, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपकी एक्साइटमेंट क्या थी और किसके साथ आपने अपनी सक्सेस को शेयर किया था इमीडिएटली। सर पहली बार तो मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि 3 अटेम्प्ट मैं दे चुकी थी और नेट भी नहीं हो रहा था। और सडनली मैंने जैसे ही देखा जेआरएफ क्वालिफाइड, मेरी मम्मी मेरे साथ थी उस टाइम पे, और मेरी दादी जी बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि मैं गांव की रहने वाली और हमारे पूरे परिवार में गवर्नमेंट जॉब अभी तक नहीं है, तो वो खुशी बहुत ज्यादा थी। फिर मैंने पापा को बताया, वो भी बहुत खुश थे। बहुत अच्छी बात है बेटा, पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा खुशी हाँ होती है जी। जब बच्चे कुछ ना कुछ अचीव करते हैं जीवन में। तो बेटा, हम हाँ आपसे ये जी जानना सर। चाहेंगे कि आपने जैसे 4 अटेम्प्ट लगे हैं आपको, आपने श्योर है कि आपने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे अपनी स्टडी के साथ-साथ। आप हमें एक-एक करके बताइएगा कि पेपर 1 जो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है इस यूजीसी एग्ज़ाम का, उसको आपने कैसे प्रिपेयर किया था?
उसके जो दसों यूनिट होते हैं उनको आपने अगर बता सकें तो अलग अलग तरीके से किस तरह से आपने उसको तैयारी की थी उसकी, आपके कौन से ऐसे सेक्शन थे जो स्ट्रॉन्ग थे? कई बार होता है ना, जैसे हमारा कुछ बच्चे मैथ बैकग्राउंड से होते हैं, उनका डीए वगैरह, लॉजिकल रीजनिंग, हाँ मैथमेटिकल जी। रीजनिंग जो आसान होता है वह कर ले जाते हैं, कुछ को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आप किस तरह से इसको प्रिपेयर कर रहे थे? सर पेपर वन के लिए स्टार्टिंग में मैंने जैसे इसमें 10 यूनिट्स होती हैं, सबको अपने डिवाइड कर लिया, सबका सिलेबस अलग अलग। फिर उसके बाद मैंने इसको डिटेल में समझा कि किस में क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो मेरे लिए यूनिट जो थी पॉलिटी की वो बहुत ही आसान थी मेरे लिए, क्योंकि वो मेरा सेगमेंट तैयार था। तो मेरे लिए 9 या 8 या 9 यूनिट्स बची थी जो मुझे प्रिपेयर करनी थी। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैंने पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे, यूट्यूब से भी हेल्प ली और मैंने खुद से ही बुक से रीडिंग करी है ज्यादातर तो। उसके बाद मैंने बहुत सारे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना नहीं हो रहा था। पहले भी मैं यही गलती कर रही थी, पढ़ के चली जाती थी लेकिन क्वेश्चन नहीं लगाए, कभी सेट नहीं किए कि बैठ के अच्छे से टेस्ट देना बार 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 बार। तो उसके रिगार्डिंग मैंने अब की बार ये अलग से एक मतलब बहुत ज्यादा तैयारी की थी। क्वेश्चन सॉल्व ज्यादा किए थे मैंने, ज्यादा से ज्यादा जितने हो पाए। और यूनिट्स वाइज जैसे बुक्स में ये है कि यूट्यूब से बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं फ्री में स्टडी के लिए। और उसके रिगार्डिंग मैंने भी ज्यादा यूट्यूब से फर्स्ट पेपर वन के लिए तो नहीं लिया है, क्योंकि रीजनिंग मेरी अच्छी है, सी सेट की वजह से मैंने तैयारी कर रखी यूपीएससी में। पॉलिटी मेरा तैयारी था। कॉम्प्रिहेंसिव पे पकड़ होनी चाहिए कि आप उसे बार बार कैसे, मतलब रीड करते टाइम क्वेश्चन पहले रीड करो, उसके बाद पैराग्राफ रीड करो, ताकि उस क्वेश्चन का आंसर आपको वही क्लिक हो जाए माइंड में। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर हमारा समय बचे वहां पे, क्योंकि बार बार पढ़ना पड़ता है, स्क्रॉल करना पड़ता है। तो वो मैंने कुछ चीजें अब की बार नहीं की थी, जो मेरे काम भी आई काफी अच्छी हद तक, मैं यूजफुल भी रही जो चीजें मैंने पेपर वन के रिगार्डिंग करी थी सर। ठीक है बेटा, आपने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में पेपर वन के बारे में बताया है। तो एक नए एस्पिरेंट्स के लिए एक एक चीज़ आपने बहुत अच्छी इसमें मेंशन की है कि हमारे बाकी सेक्शन तो इजीली हम उसको थॉरली पढ़ के कर लेते हैं, लेकिन जो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ के लिए हमारे पास एक अलग स्ट्रेटजी होनी हाँ चाहिए, जी। जिसमें यदि हम पैराग्राफ को रीड करके पढ़ेंगे, उसके आंसर्स निकालेंगे, कई बार हमारे पास समय बहुत कम रह जाता है। तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए हम जी सर। बहुत अच्छी बात है कि हम पहले उसके क्वेश्चंस को पढ़ लें, हमें आइडिया हो जाता है कि बेसिकली इस पैराग्राफ में पूछा क्या गया है। तो वो हमारी एक बहुत अच्छी अप्रोच हो सकती है पूछा डेफिन क्या गया, हाँ जी हाँ, सर। बहुत बढ़िया आपने ये बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया। बुक कौन-सी यूज़ की थी? कौन-सी बुक को पढ़ते थे? सर मैंने पेपर वन के लिए 3-4 बुक्स प्रॉपर अच्छे से रीड की हैं, क्योंकि एक बुक से पहली बार में नहीं हो रहा था। जैसे दृष्टि की एक नेट जेआरएफ की बुक आती है स्पेशली, वो मैंने कई बार रीड की, 8 से 10 बार कम से कम। फिर केवीएस मैदान की बुक आती है, वो सबको ही पता होता है। उससे अलग एक आती है ट्रूमैन सीरीज की, नेट जेआरएफ के लिए आती है पेपर वन की, वो मैंने अच्छे से की है सर। उसमें भी काफी अच्छा मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिले लास्ट में भी। और उसके बाद सर मैंने प्रैक्टिस सेट लिए, वो मैंने सोल्व किए सर ज्यादा से ज्यादा। बहुत अच्छी बात है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पेपर वन के लिए, क्योंकि अभी जो पेपर वन का एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट हाँ बेस्ड जी, हाँ क्वेश्चंस जी काफ़ी आ सर। रहे हैं, जी। है ना? तो पीवाईक्यू को आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, जी तो सर, आपका इसके तरफ भी मतलब एक ये इम्पोर्टेंट सेक्शन आप बोल सकते हैं पीवाईक्यू को, कि आपको ना अगर माइंड में पहले हम तैयारी करने से पहले जो नए स्टूडेंट अगर वो एक बार देख लेंगे कि पीवाईक्यू ये है, तो उनके माइंड सेट हो जाएगा कि हमें ना ये सेक्शन ज्यादा करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमें स्टडी करने पड़ेंगे, तो उससे उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। ये चीजें उनको जरूरी है, पहले पीवाईक्यू को बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है जी बेटा। सर। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि सुभद्रा ने जो भी बुक पढ़ी थी, जो भी रिसोर्सेज़ उन्होंने फ़ॉलो किए थे, मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इनके द्वारा जो यूज़ की गई बुक लिस्ट थी, चाहे वह पेपर 1 की है या फिर पेपर 2 हिस्ट्री की है, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो बेटा आगे हम समझना चाहते हैं कि आपने पेपर 2 जिसका सिलेबस काफ़ी लंबा होता है ना, उसको वैसे तो आप जैसे बता ही रहे हैं कि आप यूपीएससी जी एस्पिरेंट्स हैं, एज़ ए ऑप्शनल आपने अपने पेपर को तैयार कर रखा था पहले से ही। लेकिन यूजीसी का जो पर्सपेक्टिव है, यूजीसी की जो डिमांड होती है जो क्वेश्चंस की,
वो यूपीएससी से काफ़ी डिफरेंट होती है। तो इसको किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया था? और जी अगर सर। आप बुक्स के बारे में बता सकें तो बहुत अच्छा होगा। जी सर। सर जैसे कि आपको पता है मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है, तो फर्स्ट में मैंने सोचा कि यूपीएससी के नोट से काम चल जाए। उसकी डिमांड अलग है और यूजीसी की डिमांड बिल्कुल अलग है। लेकिन वो मुझे मदद की क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे। मुझे कुछ भी मतलब ये नहीं था कि मेरे लिए नई चीजें टॉपिक। लेकिन नेट के जेआरएफ के लिए मुझे नई बुक्स लेके और फैक्ट्स और डिटेल में ज्यादा पढ़ना पड़ा इसके लिए हिस्ट्री के। तो मैंने सारी सेक्शन वाइज टॉपिक्स की बुक्स अलग अलग ली और उनको डिटेल में जितना हो सकता था मैंने किया। जैसे कुछ भी टॉपिक होते हैं, जैसे हमें पता ही है कि अशोक साम्राज्य से क्वेश्चन दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। लेकिन वो कॉमन नहीं हम छोड़ सकते कि हमें पता है मोटे तौर पर क्या कुछ है। मैंने उसका डिटेल किया अच्छे से कि क्वेश्चन आए मेरा गलत नहीं होना चाहिए इस सेक्शन से। इसी तरीके सर जैसे मुझे पीवाईक्यू से जैसे ही पता चला कि बौद्ध या जैन धर्म से भी क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आएगा एक या दो क्वेश्चन। तो मैंने उसको इतना डिटेल किया कि वो क्वेश्चन मैं गलत नहीं कर पाऊँ। जो मुझे पता है वो मैं गलत नहीं कर सकती। मैं बुक्स की बात करूँ तो अगर मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मैंने स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्रा दोनों। स्पेक्ट्रम में फैक्ट्स हम डिटेल से ले सकते हैं जितने भी हम चाहें। और विपिन चंद्रा से भी काफी लाइनिंग होती है, जैसे कोई भी स्लोगन है उसके बारे में हम डिटेल से जान सकते हैं अच्छे से। उसके बाद अगर मैं मध्यकालीन भारत की बात करूँ तो उसमें सतीश चंद्रा और इसमें मैंने नोट्स ज्यादा यूज किए हैं। क्योंकि मैं बुक्स अच्छे से नहीं समझ पा रही थी कि मैं कौन सी करूँ, लेकिन मैंने नोट्स काफी कोचिंग के अपने यूपीएससी के डिटेल में वो किए सर। और एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैंने केसी श्रीवास्तव सर की बुक है वो करी मैंने। और इसके लिए मैंने यूट्यूब से काफी कुछ वीडियोस देखी डिटेल में, अलग अलग जितने भी टीचर्स की थी। और स्पेशली आपकी भी प्रैक्टिस सेट सर मैंने लास्ट मोमेंट पर यूज किए थे, काफी हेल्पफुल रहा कि ये पता चल जाता है कि हाँ मेरे यहाँ तक हो गया है मेरा अच्छे से। अब कुछ प्रिपरेशन है, मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये सर काफी यूज रही मेरे लिए। बाकी ये है कि आप अगर आपको सेक्शन पता चल जाता है तो आप उसे छोड़ो मत, जितना डिटेल जाना पड़े जितना भी। तो मैंने वही किया था, मुझे सेक्शन पता चल गए थे कि ये सेक्शन है, क्वेश्चन आने हैं आने ही आने हैं, तो मैंने वो कंप्लीट कर लिए थे सर। स्टूडेंट्स यहाँ से एक चीज आप सबको अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि सुभद्रा ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ये चीज बहुत अच्छे से समझ ली थी कि एक तो सिलेबस बहुत वास्ट है, इसको पूरा हम कंप्लीट नहीं कर सकते। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें ये बताते हैं कि कुछ जी ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, या फिर हम पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर आगे हम चले मॉडर्न हाँ पीरियड की जी बात सर। करें, वहां से भी क्वेश्चंस काफी आते हैं। गुप्ता पीरियड के जैसे कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और इन सारे एस्पेक्ट्स को आपको समझ कर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाए। तो बेटा आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे साउथ के जो वंशेज हैं, जैसे चौल, चालुक्य, पल्लव, चेर, और हाँ उनसे जी। उनके साथ साथ वहां पर साउथ के जितने भी लिटरेचर हैं, जैसे संगम साहित्य वगैरह है, उनकी जो हिस्ट्री है ना, थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। जैसे मॉडर्न इंडिया पढ़ें, प्राचीन काल पढ़ें, और मुगल काल जब हम पढ़ रहे होते हैं, वो उनसे कुछ डिफरेंट होती है, थोड़ा सा मुश्किल पैदा करती है। उसको कैसे प्रिपेयर किया था आपने? सर ये बिल्कुल सही बोला आपने कि नहीं, बहुत ही मतलब मुश्किल सा फेज था ये, मतलब चोल साम्राज्य। और ये और इससे क्वेश्चन आते हैं इनकी मतलब बुक्स तो बिल्कुल आती है हर टाइम। तो मैंने सर एक एक टॉपिक वाइज जैसे चोल साम्राज्य की ही यूट्यूब से वीडियोस की हेल्प ली थी सर। मैंने बुक से इम्पॉसिबल नहीं हो रहा था ये करना कि याद करना। और मैंने इस एरिया पे फोकस ज्यादा नहीं किया था क्योंकि गलती मैंने पहले ही कर ली थी कि मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे थी कि सब पढ़ के जाना है। लेकिन मुझे अब की बार ये था कि जो करना है बस अच्छे से करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। बाकी जो अगर वीक सेक्शन है उसका मुझे ये आइडिया होना चाहिए कि बेसिक क्वेश्चन मेरा गलत ना हो, जो सारे स्टूडेंट्स का ठीक हो क्वेश्चन वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। टफ है वो बाकी बाद में उसके डीप नॉलेज के हिसाब से वो देखा जाएगा जो होगा। बिल्कुल सर सही तो कहा मैंने आपने, इस जो पे आपके क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो वीडियोस देखी सारे थी गलत नहीं होने साम्राज्य चाहिए। के, हाँ हाँ, ठीक है। जो और सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आते हैं बेसिक। हाँ जी सर।
वही मैं कह रहा था कि तो जैसे आपने वो कहा गलत कि जो नहीं होने क्वेश्चंस चाहिए आपके ताकि गलत हम। ना जो आपको आते हैं वो तो आपके गलत होने नहीं चाहिए, और जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं वो सबके लिए डिफिकल्ट हैं, तो ये वाली टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए कि हमारा ये नहीं होगा, हाँ जी। है ना? ये बहुत हाँ। अच्छी अप्रोच हो सकती हाँ है। जी सर, जी सर। और बेटा जैसे जी सर। मुगल काल है, मुगल काल के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, उसको कुछ खास स्ट्रेटजी बनाई थी या फिर आप प्रीवियस ईयर को ही फॉलो करते गए? सर प्रीवियस ईयर को फॉलो किया, और मुगल काल के लिए सर मैंने स्पेशली बुक्स की एक अलग से मतलब पूरे नोट्स बना रखे थे, जितनी भी उस पे बुक्स थी, और जो भी आए थे उसके बीच में यात्री जो आते हैं, ये बार बार किसके काल में कौन आया, कितने टाइम रहा, किसने क्या यहाँ पे, किसने क्या स्टेटमेंट दी हमारे यहाँ के कल्चर के बारे में। तो सर मैंने उसके नोट्स बना रखे थे प्रॉपर अच्छे से, कि वो बार बार रिवीजन, एवरी वीक में उसकी रिवाइज रिवीजन मतलब होनी चाहिए, ताकि वो मुझे रिकॉल रह पाए एग्जाम डे तक। तो ये स्ट्रेटेजी थी थोड़ी सी मैंने की, उसको जो फैक्ट थे मध्यकाल के, वो सारे मैंने नोट्स में अपने लिख रखे थे अच्छे से। बेटा आप जैसे अभी बता रहे थे कि आपने नोट्स बनाए थे, क्या एक नए एस्पिरेंट्स को श्योर है कि नोट्स बनाकर प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर वह वैसे ही बुक को पढ़े तो वो इस एग्जाम को कर सकते हैं? और वैसे तो ये सबकी अपनी अलग अप्रोच होती है, हर स्टूडेंट का अपना एक अलग उसकी एक, अंदर की क्वालिटी होती है कि वो कैसे कंटेंट को अपने अंदर ले सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं नोट्स बना सकते हम, एक रीडिंग से, दो रीडिंग से बुक को नहीं समझ सकते हम कि क्या इम्पोर्टेंट और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। सर मुझे तो ये समझ में आया जब मैंने एक बुक की 4 से 5 बार रीडिंग ली, तब मुझे समझ आया कि हाँ मैं इससे अलग निकाल सकती हूँ जो मेरे लायक है या जो इम्पोर्टेंट है, जो यूजीसी की डिमांड है। तो सर स्टार्टिंग में तो एकदम से नोट्स बना के टाइम वेस्ट आई थिंक नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप समझ गए चीजों को, तब आप नोट्स आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकते हैं उसके एग्जाम टाइम में। क्या एनसीईआरटी को पढ़कर प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, या फिर एडवांस बुक हेल्प कर जाती हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? सर पर्सनली मैंने एनसीईआरटी से स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा यूपीएससी का ही एम रहा है स्टार्ट से, तो मैंने एनसीईआरटी से शुरुआत की थी। क्योंकि एडवांस बुक जो होती है हर सब्जेक्ट की या वो कुछ भी, तो एक उसके लिए भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेसिक होना चाहिए आपका क्लियर। और यूजीसी में भी और यूपीएससी में भी एक कॉमन चीज है, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। इतनी सारी बुक हम पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बार कर लेनी चाहिए हर स्टूडेंट को। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपने सुधारी और एक नए एस्पिरेंट्स को वो नहीं करनी चाहिए? जी सर, जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पीवाई क्यूज बिल्कुल नहीं देखे थे। ये पहली मेरी गलती थी उस टाइम पे, कि मैंने सोचा कि शायद बुक पढ़ के मैं सीधा नेट देने चली जाऊं, मेरा हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती थी। दूसरा था कि सिलेबस की गहराई को समझो, उसे अच्छे से एनालाइज करो, और उसकी वेटेज को देखो कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ से कम आ रहे हैं। एक दो नंबर के ऊपर हम पूरा अपना 1-2 महीना तो वेस्ट नहीं कर सकते उसमें। तो और सर एक चीज ये थी कि मैंने प्रैक्टिस कम करी थी, पहले 3 अटेम्प्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी मैं। लेकिन अब मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे सर, रेगुलर बेसिस पे 100-200 क्वेश्चन डेली। तो वो काफी हेल्पफुल रहे मेरे लिए अब की बात। ठीक है बेटा, आपको इस पूरी जर्नी में कौन मोटिवेट करता था, कौन आपको पुश बैक करता था, कौन कहता था कि बेटा आप कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि आपके फार्मर्स बैकग्राउंड से फैमिली है, तो निश्चित तौर पर सबके दिल में इच्छा होती है कि हमारे बच्चे आगे जाएं। ऐसा कोई ना कोई मेंबर तो होता है हाँ जो जी आपको पुश बैक करता होगा। आप इस सफलता का श्रेय सर। किसको देना चाहते हैं? इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने भाई, 3 लोगों को देना चाहूंगी। क्योंकि किसी भी टाइम पे मेरा भाई मेरे से छोटा है, लेकिन वो कभी भी जब मैं डिमोटिवेट होती थी तो हमेशा बोलता था कि तू कर लेगी, तू टेंशन ना ले, एक दिन देखना तू कर लेगी, जेआरएफ होगा तेरा। और सर मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता एजुकेटेड नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं सर पढ़ाई के लिए। हर टाइम मोटिवेट करते हैं, कहीं भी जाना हो, कहीं भी आना हो। तो मेरे माता पिता और सर मेरा भाई बलराम, छोटा है वो भी, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट करता है मुझे जब भी मैं वीक होती हूँ किसी भी पॉइंट पे। बहुत बढ़िया बेटा। तो हर पेरेंट्स को ये प्राउड हाँ फील होता है जब उसके बच्चे कुछ हासिल करते हैं।
तो बेटा हम लास्ट में आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या ऐसी सजेशन है? क्या आप सोचते हैं कि एक नए एस्पिरेंट्स को किस तरह से इस तैयारी को शुरू करना चाहिए ताकि वे अपना, आपने जैसे 4 प्रयास लगे, वो पहले ही प्रयास में इसको क्वालीफाई कर लें? क्योंकि हर बच्चे का ड्रीम होता है कम समय में हम जल्दी कर लें तो अच्छा होता है। तो आपके अकॉर्डिंगली ऐसा क्या प्लान होना चाहिए उस बच्चे के दिमाग में? जी सर, सर मेरे अकॉर्डिंग जो भी न्यू कमर्स है उनको या तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही स्टडी शुरू कर देनी चाहिए, जो मैंने नहीं की थी उस टाइम पे। उसके साथ ही और सबसे पहले आप एनसीईआरटी से लेके और अपनी एक एक बेसिक बुक कंप्लीट करते चले, ताकि आपको एकदम से बर्डन ना हो कि स्पेशल ये लेके ना चले कि अब मुझे यूजीसी के लिए प्रिपेयर करने बैठना है। उससे पहले आप टाइम स्टडी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे तो हमारे स्टडी पे इतना बर्डन नहीं आएगा। और अगर हमारे दिमाग पे टेंशन नहीं होगी तो शायद हम ज्यादा जल्दी क्लियर कर सकते हैं एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को। अगर प्रेशर होगा माइंड पे तो वो थोड़ा सा एग्जाम के लिए मुश्किल हो जाता है सर। तो मुझे लगता है जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी स्टडी के साथ साथ ही इसकी तैयारी कर देनी चाहिए। अगर जो एमए कंप्लीट कर चुके हैं वो अपनी स्टार्टिंग से अच्छी डेडिकेशन के साथ और अच्छी बुक के साथ हार्ड वर्क के साथ करेंगे तो सर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपने जैसे आपका 99.87 परसेंटाइल है, आपने चेक किया था कि आपके पेपर 1 में कितने क्वेश्चन ठीक थे और पेपर 2 में कितने ठीक थे? सर मैंने फाइनल आंसर की नहीं चेक की, पहले वाली आंसर की में ही किया था सर मैंने अपना। सर मेरे पेपर 1 में 40 क्वेश्चन ठीक थे एग्जैक्ट, और पेपर 2 में मेरे 63 सर, हिस्ट्री में। 103 क्वेश्चंस आपके ओवरऑल ठीक थे, हाँ जी है ना? सर। ठीक है बेटा, यहाँ से थोड़ा-सा ना कट ऑफ कैलकुलेट करने में हमें आसानी हो जाती है। तो जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो कट ऑफ देखना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हम कितने क्वेश्चंस कर लें मिनिमम तो हमारा जेआरएफ हो जाए या नेट हो जाए, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम पेपर 1 में सर मैक्सिमम स्कोर हासिल करें और वहीं पेपर 2 भी उतना ही रोल प्ले करता है। जी बेटा? सर मुझे उस दिन नहीं लग रहा था कि मेरा जेआरएफ हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद हिस्ट्री में कम रह गए मेरे क्वेश्चन, बट इतना हो गया सर बेटा आपका 63 में। पेपर 1 बहुत अच्छा था और पेपर 1 की वजह से आपका रैंक बहुत अच्छा है, और क्योंकि आपका पेपर 1 बहुत अच्छा था जिसको आपने अच्छे से हाँ प्रिपेयर जी किया, सर। तो हिस्ट्री में भी आपके क्वेश्चंस बहुत ठीक हैं, कम नहीं है। 63 स्कोर बहुत बड़ा स्कोर है, कोई बच्चा इतने यहाँ तक कर पाता है। और हम भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि आप जीवन में बहुत आगे जाएं, यूपीएससी भी क्रैक करें और यूपीएससी में भी टॉप करें। तो थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला हमारे चैनल पर। थैंक यू सो और मच सर। मुझे उम्मीद है कि हमारे जी चैनल सर। से जो भी स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, डेफिनेटली आपसे मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे। और मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ सुभद्रा को विश भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सुभद्रा। जी सर।